नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज हम फिर से रूबरू हैं आप सबके समक्ष हमारी नए टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं भाग 3। भाग 1 भाग 2 में हम लोगों ने राजस्थान के प्रागैतिहासिक इतिहास और उसकी सभ्यताओं पर, उसके नामकरण सभ्यताओं पर चर्चा हमारी जारी रखी थी। भाग 2 तक हम सभ्यताएं जो हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यताओं को क्लियर कर चुके हैं। अब हम भाग 3 के अंदर अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उन पर चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। दरअसल मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे राजस्थान की जो मुख्य 4 सभ्यताएं हैं, लेकिन 4 सभ्यताओं से अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो कौन कौन से, उन पर डिस्कस हम लोग अब हमारा स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज जिस सभ्यता में बात करें वो है हमारी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा जिला जो है वहां पर स्थित है। भीलवाड़ा जो जिला है उसमें कोठारी नदी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय और यहाँ जो टीले की जो खुदाई की गई उसको महासतियों का टीला भी कहा जाता है। आपको इस प्रश्न को खासतौर पे ध्यान रखना है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा गया है, तो वह है बागोर सभ्यता, और महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा गया है, तो वो है आपकी बागोर सभ्यता। इसका उत्खनन का जो श्रेय जाता है 1967 से 69 के दौरान वीरेंद्रनाथ मिश्र, जिसे आप लोग आपकी गाइड वगैरह में वीएन मिश्र के नाम से इनका नाम सुनते हैं, तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा जो है ये उत्खनन किया गया था। इस सभ्यता से हमें 3 स्तर पर अवशेष यहां से प्राप्त होते हैं, और इस उन 3 स्तरों से ये ऐसा सिद्ध होता है कि यह जो सभ्यता है इस सभ्यता की अवस्था 3 स्तरों पर रही है। सबसे पहला है मनुष्य का जो आखेटक जीवन है, जो मनुष्य उस समय जब शिकार पर अपना जो जीवन चला रहा था उसका। दूसरा है पशुपालन, मनुष्य ने जब कृषि के बाद पशुपालन भी करना सीखा उस समय पशुपालन का अवशेष। और तीसरा है कृषि का स्तर। तो 3 जो स्तर हैं वो स्तर जो है यहाँ उनकी जानकारी हमें सभ्यता से मिलती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे ध्यान रखेंगे कि आखेटक जीवन, पशुपालन और कृषि का जो स्तर है वो किस सभ्यता से प्राप्त होता है, वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता दरअसल प्रागैतिहासिक स्थल है। प्रागैतिहासिक स्थल क्यों? क्योंकि यहां से जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ये जो बागोर सभ्यता का जो स्थल है, यहां से मैंने कहा अभी अब आपको बताया कि प्रागैतिहासिक स्थल है, यानी कि प्रागैतिहासिक वो काल रहा है जिस समय मनुष्य पाषाण के जो औजार हैं, है ना, उनका वो इस्तेमाल कर रहा था। तो यहां से बहुतायत मात्रा में पाषाण के औजार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल माना जाता है। बागोर सभ्यता में यहां से लगभग 5000 साल पहले के हमें पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिले हैं। यहाँ के पाषाण उपकरण खुदाई के दौरान जो हमें उपकरण प्राप्त हुए उनमें स्क्रेपर, पॉइंट, बेधक, यानी कि जो स्क्रेपर और पॉइंट जो बेधक रहे हैं, एक तरीके से छेद करने वाले जो उपकरण वो यहाँ से हमें मिले हैं। और विशेष बात इस सभ्यता की जो है, यहाँ से 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण हमें मिले हैं। यहाँ 14 प्रकार की यहाँ से कृषि की जाती थी, क्योंकि अन्य सभ्यताओं में इस प्रकार की क्वालिटी हमें नजर नहीं आती है, इसलिए आपको विशेष अंडरलाइन करके आपके नोट्स में इसको नोट कर लेना है। चमड़ा सिलने और छेद करने के औजार और 5 कंकाल यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे पास है वो है बागोर सभ्यता को लेकर के। हमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप सब चर्चा कर रहा हूं वो है तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता के जो अवशेष हमें, जो सभ्यता पनपी है वो है बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा ये वही जगह है जहां आपको याद आ रहा होगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं, एक पशुपालन का टॉपिक हमारा आता है कि राजस्थान में पशु संपदा वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें यह आता है कि पशु मेला जो लगता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने तिलवाड़ा की जो पशु मेला है उसका आपको थोड़ा समझाने के लिए आपको स्क्रीन पर इसका चित्र देने का प्रयास किया है। तो ये पशु मेले का सीन है, ये वर्तमान का सीन है। तो यहाँ तिलवाड़ा में एक सभ्यता भी पनपी है और यहाँ वर्तमान में पशु मेला भी लगता है। तो बाड़मेर जो है, बाड़मेर में स्थित जो तिलवाड़ा जो सभ्यता है ये लूनी नदी के किनारे स्थित है।
लूनी नदी जो कि पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी मानी जाती है, जिसे दोहरी नदी भी कहते हैं, चूंकि नदी उसमें बालोतरा बाड़मेर में जाकर के इसका जल जो खारा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि नदियों पर चर्चा हम लोग राजस्थान का जो भूगोल जब स्टार्ट करेंगे उस पर डिटेल में रखेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक के अंदर कोई दूसरी बात को डालना क्या हमें थोड़ा मिसगाइड वाली स्थिति हो जाती है। टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट को लेकर के क्रमबद्ध तरीके से हमें चलना है, क्योंकि ध्यान रखिए जब किसी विषय को क्रमबद्ध तरीके से हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे जहन में काफी लंबे समय तक रहता है, और जब हमें उसकी आवश्यकता होती है तो उस क्रम को हम लोग आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये जो स्थल है, यहाँ इस स्थल की खास क्वालिटी ये है कि यहाँ उत्खनन कार्य वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा यहाँ भी यही इनके द्वारा किया गया था, और इस स्थल से प्रागैतिहासिक और उत्तर पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो जिससे माना जाता है कि जो स्थल है, ये जो सभ्यता है, वो प्रागैतिहासिक सभ्यता और उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता कहलाती है। यहाँ से चूंकि प्रागैतिहासिक काल की घटना है, तो में मानव की जो प्राचीन बस्ती है उसके और पशुपालन के अवशेष हमें यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। इसमें यहाँ जो देखा गया है हमें इस सभ्यता में, चूंकि इस सभ्यता में हमें यहाँ जानवर के भी प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से वन महिषी, वृषभ और सुअर के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। मित्रों, अग्रिम जो सभ्यता है हमारी, बहुत छोटी और बहुत महत्वपूर्ण, अति सुंदर वो प्रश्न लिए हुए हैं, जो कि फिक्स हमारा प्रश्न है। दो प्रश्न इसके अंदर मुख्य रूप से हैं। एक तो है जो उसमें बात कर रहा हूं वो है सोथी सभ्यता। सोथी सभ्यता से जानकारी हमारे पास बहुत ही अत्यल्प मात्रा में है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास है। सोथी जो सभ्यता वो बीकानेर के अंदर है। बीकानेर जो कभी जांगल प्रदेश के नाम से भी कहलाता था महाभारत काल के अंदर, ये उसी बीकानेर की हम बात कर रहे हैं। उत्खनन जो है 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यहां पर इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। दरअसल कालीबंगा सभ्यता के खोज का श्रेय भी जो जाता है वो अमलानंद घोष को जाता है। और चूंकि ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आसपास के क्षेत्र रहे हैं, बिल्कुल यहां इस सभ्यता से जो स्थल हमें मिले हैं, जो बस्ती के अवशेष जो हमें मिले, आप देख रहे हैं कि इनके आधार पर, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ कालीबंगा से भी पहले के कुछ अवशेष में हमें प्राप्त हुए हैं, जिसे जो नाम दिया गया है वो कालीबंगा प्रथम के नाम इसको दिया गया है। अगली सभ्यता जो हमारी आज चर्चा का विषय फिर है वो है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता जो टोंक जिले के अंदर जो तहसील लिवाई है, वहां इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इस रेड सभ्यता का जो उत्खनन 1938 से 40 के दौरान हुआ, केदारनाथ पुरी के द्वारा इसका उत्खनन हुआ, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई। इस रेड सभ्यता जो है एक लोहयुगीन सभ्यता है, क्योंकि यहां से लोह सामग्री बहुत आयात मात्रा में मिली है, जिससे इसीलिए इस सभ्यता को जो नाम दिया गया है वो प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम दिया गया है। लोह सामग्री बहुतायत मात्रा में मिलने के कारण इसे जो नाम दिया गया वो प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से नाम इसको दिया गया है। यहां से एक सिक्कों का भंडार मिला है। दरअसल वो भंडार ऐसा माना गया है कि जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहां से प्राप्त हमें हुआ है, वो है रेड सभ्यता। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेड सभ्यता को। यहां से हमें मातृ देवी की प्रतिमा और गजमुखी यक्ष प्रतिमा भी मिली है। दरअसल यक्ष यक्षिणी लोग देवी देवता हैं, लोग देवता और देवी हैं, जिनकी उस समय जनमानस के द्वारा पूजा की जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि गजमुखी जो है वो मिली हुई है वहां से। तो आप ये ध्यान रखिए, गजमुखी यक्ष प्रतिमा जो मिली है वो गजमुखी यक्ष प्रतिमा मिली है कहां से हमें, इस स्थल से। नेक्स्ट जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं वो है नगरी सभ्यता। नगरी जो महाजनपद काल के अंदर शिवी जनपद की राजधानी कहलाती है। नगरी सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो चित्तौड़गढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। हमारे मेवाड़ का बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है चित्तौड़गढ़। इसके जो अवशेष हैं वो बेड़च नदी के किनारे से प्राप्त होते हैं। यहाँ डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के द्वारा 1904 में इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। इस नगरी सभ्यता को हम मध्यमिका, मेदपाट और मध्यमिका के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शिवी जो जनपद है
उसके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। यहां से चक्राकार कुएं हमें मिले हैं और भारत का कहते हैं प्राचीनतम मंदिर जो कि वैष्णव मंदिर यहां से माना जाता है वो मिला है। चक्राकार कुएं रिंगिंग बेल के नाम से हम इनको जानते हैं, वो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं नगरी सभ्यता से। और मित्रों यहाँ जो नगरी सभ्यता के बाद दो शिलालेख जो कि 1887 के अंदर राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कविराज श्यामल दास के द्वारा खोजे गए, जो कि घोसुंडी शिलालेख और हाथी बरकला शिलालेख के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो आप ये ध्यान दें कि घोसुंडी शिलालेख और हाथी बरकला शिलालेख जो है वो जो खोजा गया वो कविराज श्यामल दास के द्वारा खोजा गया, जो कि चित्तौड़ जिले से ही हमें मिला है। लेकिन घोसुंडी शिलालेख के बारे में आरएस मेंस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 50 शब्दों में वहां क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन तो उसकी जानकारी हम लोग आगे देंगे कि डिटेल आगे जब हमारे टॉपिक नेक्स्ट आएगा तो हम बात करेंगे घोसुंडी शिलालेख में किस किस का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अगली जो हमारी जो सभ्यता है वो है उदयपुर में स्थित बालाथल सभ्यता। इस बालाथल सभ्यता का 1993 में जो यहाँ कहते हैं डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा यहाँ पर इनका खुदाई यहाँ की गई, इनका उत्खनन हुआ। यहाँ से मुझे अवशेष मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, वो विशेष सिक्के प्राप्त होते हैं और इन सिक्कों पर हाथी और चंद्रमा की आकृति स्थित है। यहाँ का हमें भवन मिला है, वो भवन इस प्रकार का बना हो जैसे कोई दुर्ग बना हो। ऐसे लगता है कि यहाँ जैसे कोई पूंजीपति कोई व्यक्ति यहाँ रहता होगा या कोई मंत्री कोई वहां रहा होगा, उस प्रकार का उसका भवन है। एक भवन हमें जो मिलता है वो 11 कमरे उस भवन के अंदर मिले हैं। कपड़े का टुकड़ा यहाँ से मिला है। दूसरी ये सभ्यता है जहां से कपड़े का टुकड़ा मिला है। एक सभ्यता जो है बैराट सभ्यता है जहां से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, और एक सभ्यता बालाथल सभ्यता है जहां से कपड़े का टुकड़ा यहाँ भी मिलता है। यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियों के प्रमाण हमें बालाथल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, इट मींस लोहे का प्रचलन उस समय रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोहयुगीन सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं। इस सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था रही है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ कृषि, पशुपालन और शिकार जो है यहाँ के लोगों के जीवन का आधार रहा है। अंतिम और जो हमारी सभ्यता जो अगली सभ्यता है वो है हमें रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता हमें हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे प्राप्त होती है। 1952 से 54 में डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा, चूंकि स्वीडिश दल के हेड थे ये, तो उनके द्वारा यहाँ खुदाई, उनके नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई और यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए वो 2 सिक्के मिले जो पाषाण काल के सिक्के हैं। 105 सिक्के जो तांबे के सिक्के हैं, जो गुप्त काल के सिक्के हैं, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक मूर्ति मिली है जो गुरु और शिष्य की मूर्ति है। तो गुरु और शिष्य यानी कि तरीके से उनके गुरु और शिष्य का जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति इनका जो सम्मान है, वो इस मूर्ति के द्वारा दर्शित हमें होता है। यहाँ गोवर्धनधारी मूंछों वाले भगवान श्री कृष्ण का अंकन एक फलक के ऊपर मिला है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के मूंछे होना एक जो एक बड़ा प्रमाण है, एक अलग हट के प्रमाण है। और एक मुख्य क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से इस सभ्यता से बन रहा है लेकर के कि गोवर्धनधारी यानी कि जो मूंछ वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका अंकन जो है वो यहाँ से एक फलक पर प्राप्त हमें यहाँ से होता है। इस प्रकार रंगमहल सभ्यता के बाद अगली जो सभ्यता हमारी है वो है गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे स्थित इस सभ्यता में उत्खनन जो है 1957-58 के अंदर हुआ। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल के द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। यह सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता मानी जाती है। इसके अवशेष के आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ के जो मकान हैं वो मकान पक्की ईंटों के बने हैं। उन मकानों पर जो चूना वो प्लास्टर जो है वो चूने का प्लास्टर किया हुआ है, पक्की ईंटों के मकान और उस पर चूने का प्लास्टर हुआ है। और कहते हैं कि एक प्रकार से कुछ विकसित सभ्यता सी ये रही है। यहाँ इस सभ्यता की जो विशेष बात है जो अन्य सभ्यताओं में हमें दर्शित नहीं होती है, वो है क्रीम और काले रंग के चित्रित पात्रों पर चित्तेदार हरिण प्रकाश से आए हुए जो उनको प्रदर्शित होता है। तो ऐसे यहाँ से क्रीम में काले रंग के पात्र हमें चित्रित पात्र हमें प्राप्त होते हैं। अग्रिम सभ्यता जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं
वो है नौह सभ्यता। नौह सभ्यता जो कि भरतपुर जिले के अंदर रूपारेल नदी के किनारे से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। 1963-64 में श्री चंद्र अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर खुदाई हुई और यहाँ जैसे चित्रों में आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो जाक बाबा की प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जाक बाबा के बारे में यहाँ जो अवशेष हम देखते हैं कि जाक बाबा जो हैं वो जनमानस के द्वारा उनको पूजा जाता था। दरअसल ये भी एक यक्ष मूर्ति है, देवता की मूर्ति है, लोक देवता की ये प्रतिमा है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1.5 मीटर के करीब मानी जाती है। यहाँ एक ईंट प्राप्त हुई है जिस पर पक्षी के चित्र उस पर बने हुए हैं। मिट्टी के पात्र यहाँ मिलते हैं और उस पर स्वास्तिक चिन्ह यानी कि सातिये का चिन्ह जो शुभ चिन्ह माना जाता है, मांगलिक चिन्ह माना जाता है, उस चिन्ह के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो स्थल है एक महाभारत कालीन उल्लोह कालीन स्थल, इसको लोह युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। महाभारत कालीन अवशेष जो है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका अति महत्वपूर्ण एक ही प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है और वो ये है कि बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग वो जो है, क्योंकि उस काल के अंदर आप मानिए कि जब मनुष्य गुफाओं में रहा करता था तो वहां चट्टानों पर उसने पेंटिंग की है लेकर के। एक पेंटिंग का एग्जांपल जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूं, ये शैल चित्र का एक उदाहरण है ताकि आपको समझने में सहायता मिल सके कि शैल चित्र किस प्रकार के जो हमें मिले हैं। तो आप इसे देखिए, शैल चित्र इस प्रकार के होते हैं। तो यहां से एक पेंटिंग हमें मिली है जो पक्षियों की पेंटिंग है, जो और देश की पहली पेंटिंग मानी जाती है। वो उस सभ्यता का नाम है गरदड़ा सभ्यता जो कि बूंदी जिले के अंदर स्थित है। छाजा नदी के किनारे से इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। मित्रों, नागौर जिले से एक महत्वपूर्ण दूसरी सभ्यता, नेक्स्ट सभ्यता जो आती है वो आती है कुराड़ा सभ्यता। इसका क्वेश्चन 3rd ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है पहले। तो नागौर जो जिले से कुराड़ा सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहां से तांबे के औजार मिलते हैं। तांबे के औजार बहुतायत मात्रा में मिले हैं जिससे इस सभ्यता को औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणाल युक्त जो अर्ध पात्र मिलता है वो यहां से ईरान का मिला है। ईरान के अंदर उस पात्र का प्रचलन था। इससे सिद्ध होता है कि जरूर इस सभ्यता का संपर्क जो है वो ईरान के लोगों से रहा होगा। उसे हम कहते हैं कुराड़ा सभ्यता, नागौर, जिसके बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रश्न इसके रहे हैं लेकर के आपको अति रूप से ध्यान रखना है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की इस भाग 3 वीडियो क्लास के अंदर आज हमने चर्चा की है अति महत्वपूर्ण जो अन्य जो सभ्यताएं हमारी रही हैं उन सभ्यताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। बहुत सी सभ्यताएं आप लोग अपनी गाइड्स, आप बुक्स आप पढ़ते हैं, उसके अंदर भी काफी आपको इसमें सभ्यता स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, यहां से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। एग्जामिनर जो है जब भी आपका कोई क्वेश्चन जब बनाता है और सभ्यताओं को लेकर के बात करता है तो उसका पूरा ध्यान इन सभ्यताओं को रहता है और यहां से बाहर क्वेश्चन जाने की गुंजाइश नाम मात्र की भी नहीं होती है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे घूम फिर के यहीं से राउंडेड होते हुए आते रहते हैं। लेकिन आपको इन तीनों पार्टों के अंदर से भाग 1, भाग 2, भाग 3 जो कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर के रहा है, आपको यहां से अपने नोट्स बना के तैयार रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेनी हो, कोई क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो तो आप बेझिझक होकर के स्लाइड्स आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं 9610232818, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आपका पूरा सहयोग, पूरी सहायता आपकी मेरे द्वारा की जाएगी, आपको उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आज की चर्चा हमारी इस टॉपिक के साथ यही समाप्त होती है। इसके जो क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान की जो जीके है, राजस्थान के जीके का जो अगला चैप्टर है उसके साथ मैं उसको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। आप इसको ढंग से नोट्स बनाएं और उसके अंदर क्या है कि अपने क्वेश्चन देने की आप लोग, और क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में इसके मिल जाएंगे। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप अपने लक्ष्य की ओर एक दृष्टि बने चलते रहें। ईश्वर आपको तरक्की दे, उन्नति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।